हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि जीके प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये हमारा 18। इससे पहले हम लोगों ने 17 सेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये हम लोगों का 18वां सेट है होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें से, द इंड्यूस करंट इज द हाइएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल। पहला ऑप्शन, नॉट एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एट right angle to the electricity, at right angle to the electric source, at right angle to the magnetic field। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, कर लिया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। इसका कहने का मतलब है कह रहा है ये जो इंड्यूस करंट होगा वो सबसे ज़्यादा कब होगा, जब जो कॉइल का जो मोशन है उसका जो डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड जब कॉइल का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट एंगल में होगा उस टाइम जो इंड्यूस करंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। तो याद रखना है कि जब कॉइल मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम क्या होगा, जो इंड्यूस करंट होता है वो लार्जेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड्स वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड, कब वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है? फरवरी 2, मार्च 2, दिसंबर 16 या नवंबर 14? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2। ठीक है, मार्च 2 को क्या वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको अब ये कमेंट में बताना है कि वर्ल्ड अर्थ डे और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी भी बोला कि वर्ल्ड वाटर डे कब, 22 मार्च। अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। इम्पोर्टेंट है भैया, आते ही हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद और ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन ये भी 24 अक्टूबर को पूछा जाता है। तो जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं ये लिस्ट है, आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक या फादर ऑफ बायोलॉजी? मेंडल को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फादर ऑफ जेनेटिक। मेंडल जो है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन एनी इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, कि अगला जनरेशन जो होने वाला है वो किस तरह का हुआ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था वो इस पे पी प्लांट पे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो ये बोला जाता है एरिस्टोटल को। ठीक है, और फादर ऑफ जियोलॉजी की बात करें तो जेम्स ह्यूटन को बोला जाता है। ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऑप्शंस में है, तो ये भी जानना जरूरी है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल को, फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स ह्यूटन को, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को। ठीक है, Which of the following are also known as suicidal bag of cell? Lysosomes, lycosomes, nucleus या chromosomes? कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। तो इसका आंसर बोला गया, सॉरी, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस सेल का कौन सा पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइटल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइकोसोम बोल करके कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स। उसके बाद न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, सेल का कंट्रोल सेंटर बोला जाता है या सेल का ब्रेन भी बोला जाता है न्यूक्लियस को। ठीक है, जितना भी एक्टिविटी होगा सेल के अंदर उसको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस करेगा। क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो लाइसोसोम्स क्या करता है, जितने भी सेल के अंदर ख़राब चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो अपने अंदर समा लेता है और क्या करता है, उसको ब्लास्ट करवा देता है। ठीक है, अपने आप को ही मार देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइटल बैग ऑफ सेल बोलते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि लाइसोसोम्स कंटेन एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड डाइजेस्टिंग द सेल्स ओन कंपोनेंट, ठीक है, एसेंशियली किलिंग इट इफ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़े तो वो क्या करता है, किल करने के लिए अपने आप को ही उड़ा देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। विच एटमोस्फियरिक लेयर कंटेन ओजोन लेयर, जीनोस्फियर, जोनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर। कौन से लेयर में ओजोन लेयर हम लोग को मिलेगा एटमॉस्फेरिक लेयर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। जीनोस्फियर, जोनोस्फियर ये इस तरह का कुछ नहीं होता है ना, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, ठीक है। मेजोस्फियर देख लीजिए, सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। तो पूछा गया कि ओजोन लेयर जो कहाँ पे होता है, वो होता है स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। हम लोग जो है, हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं अभी क्या है, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। डॉट डॉट फाइबर इज यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाइलॉन 66, ट्राइलिन, कैल्वर, कैवलर या लैक्सन। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा है फाइबर है जिसका यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, यानी कि हम लोग सुने, आप लोग सुने होंगे कि बुलेट प्रूफ कपड़ा बनाया जाता है या बुलेट प्रूफ सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि हम लोग बुलेट से बच सकें, ठीक है। इस तरह का फाइबर जो बनाया जाता है वो कौन से फाइबर से बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैवलर, ठीक है। कैवलर जो है बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, जो कि एरोमेटिक पॉलीमैड का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट को रेजिस्ट कर सकता है, यानी बहुत बड़ा इम्पैक्ट को ये रेजिस्ट कर सकता है, फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है, और ये हल्का भी होता है, ठीक है। ट्राइलिन की बात करें, क्योंकि ट्राइलिन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ट्राइलिन क्या है, एक तरह का टेक्सटाइल है जो क्लोथिंग, ड्रेसेस वगैरह में बनाने में यूज़ होता है ट्राइलिन, रस्सी वगैरह बनाने में, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट बनाने में। उसके बाद बात करें नाइलॉन का भी सेम यूज़ है क्लोथिंग बनाने में, कारपेट वगैरह बनाने में, रोप्स बनाने में, इंजन कंपोनेंट या गियर या कन्वेयर बेल्ट बनाने में नाइलॉन का यूज़ होता है, ठीक है। इंडिया गेट वाज डिज़ाइन बाय, इंडिया गेट किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, फ्रैंक लियोल्ड राइट, सर एडविन ल्यूटन, फ्रैंक गेरी या जहा हदीद। तो इंडिया गेट जो डिज़ाइन किया गया था वो सर एडविन ल्यूटन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ नेशनल फ्लावर, लिली, लोटस, रोज या सनफ्लावर। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोटस, लोटस जो है इंडिया का नेशनल फ्लावर है। अगला क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट दैट राइजेज व्हेन देयर इज जनरल डाउन टर्न इन बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है कब, जब बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जनरल डाउन टर्न इन बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी में जनरल डाउन टाउन चल रहा है, डाउन टर्न चल रहा है, तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, वो इस तरह का किस कैटेगरी में डालेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सबको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चरल की बात करें, जब इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लॉन्ग टर्म मिसमैच बिटवीन स्किल्स वर्कर्स एंड जॉब अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, मतलब ज़रूरत किसी और चीज़ की है, ठीक है, जो जो मार्केट में जो जॉब अवेलेबल है उससे वो अलग स्किल का है,
ठीक है। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब गैप क्रिएशन हो जाता है स्किल्स में और जॉब में। ठीक है, जिस तरह का जॉब है उस तरह का स्किल्स नहीं है। ठीक है, स्किल का दरकार नहीं है उस तरह से। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या क्या होता है ये कि जब कोई एक आदमी जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब में जाना चाहेगा तो उसके बीच में जो गैप क्रिएट हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब एक जॉब से स्विच होकर के दूसरे जॉब में जाएंगे, वो जो गैप क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप आप क्वालिफिकेशन आपका ज़्यादा है लेकिन क्या कर रहे हैं आप एम्प्लॉयड बट अंडर एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग इन ए जॉब दैट डट नॉट फुल्ली यूटिलाइज दियर स्किल्स। मतलब आप ज़्यादा क्वालिफिकेशंस लिए हुए हैं लेकिन काम छोटा वाला कर रहे हैं जिसमें आपका पूरी तरह से स्किल्स का यूज़ नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट में ये भी होता है कि बहुत बार कंपनी स्विच कर जो कंपनी है, ठीक है, एक तो ये हुआ कि मिसमैच हो रहा है आपके स्किल्स और जो जॉब आ रहा है वो आपके स्किल से रिलेटेड आ ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है, मीजोथेलिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर द मोस्ट कॉमन एरिया इफेक्टेड। इट इज़ द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ब्रेन या स्टमक या लंग्स। क्या होगा, तो बोला गया कि मीजोथेलुमा जो है ये एक तरह का कैंसर है, ये कौन से एरिया को इफेक्ट करता है, हार्ट को, ब्रेन को, स्टमक को या लंग्स को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंग्स। ठीक है, मैग्नेटाइट इज एन और मिनरल ऑफ ब्राइलियम, क्रोमियम, मैग्नीज और कॉपर। तो हम लोग और वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं कि और क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट किसका और है, यानी मैग्नेटाइट से हम लोग को क्या कौन सा मेटल मिल सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, MnOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इससे हम लोग को क्या मिलेगा, मैग्नीज मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कॉपर क्या क्या चीज़ से मिल सकता है, तो कॉपर का जो है वो क्या क्या है, चाल्कोलाइट है। कॉपर का जो ओर्स है, ठीक है, चाल्कोलाइट है, चाल्कोपाइराइट्स है, बोर्नाइट है, ये सारे कॉपर के। ठीक है, और क्या क्या है, एजोराइट है, क्यूपराइट है, मैलेचाइट है, ये सारे क्या है, कॉपर के ऑक्साइड्स हैं, सॉरी कॉपर के ओर्स हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉपर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं मैग्नी मैग्नीज कहाँ से आया, मैग्नेटाइट से आया। ठीक है, और बात करें अगर पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा है जो कि जहाँ से हम लोग कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो चाल्कोसाइट है, चाल्कोपाइराइट है, बोर्नाइट है, एजुराइट है, क्यूपराइट है, मैलेजाइट है, यहाँ से इन सबों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपर निकाल सकते हैं। ये सारे क्या हैं, कॉपर के ओर्स हैं। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 15 जून, 21 जून, 28 जून या फिर 1 जून। योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, तो ये याद रखना है, ये सेलिब्रेट किया गया था 2000। ठीक है, मैंने यूएन के द्वारा, यूएन जो डिक्लेयर किया, ठीक है, 21 जून को, तो कब डिक्लेयर किया था, 2014 में। ठीक है, सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। सीरियस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, तो उसको क्या बोला जाता है, कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग स्टार। सीरियस जो है उसको क्या बोला जाता है, डॉग स्टार। क्यों ऐसा, क्योंकि ये लोकेटेड इन द कॉन्स्टिलेशन कैनियंस मेजर, जिसका मतलब होता है ग्रेटर डॉग, कैनिस मेजर। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, किसने डिस्कवर किया था इंडिया का, जो इंडिया को डिस्कवर किया था सी रूट के थ्रू, बाबर, वास्को डी गामा, गैलीलियो या फोरंडोज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था इंडिया का सी रूट कब, 1498 को।
ठीक है। ये पहले यूरोपियन थे जो इंडिया पहुंचे थे सी रूट के थ्रू, सी के थ्रू। ठीक है। और ये कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिप्लेस्ड एका एल्युमिनियम इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? स्कैंडियम, गैलियम, टाइटेनियम या जर्मेनियम? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। क्या हुआ था जब मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था, ठीक है, तो उसको अल्मोनियम दिख गया। ठीक है, अल्मोनियम एक अल्मोनियम जो है मेटल मिल गया उसको। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो मेटल मिला था उसका प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसको ये समझ में आने लगा कि प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस मतलब प्रॉपर्टीज़ में गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब बीच में कोई और भी एलिमेंट होना चाहिए। तो उसने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया था। ठीक है, तो उसका नाम रखा था क्या, एका एल्युमिनियम। इसका मतलब क्या है कि अल्मोनियम के बाद आएगा कुछ ना कुछ एक मिनरल होगा, जो मिनरल या मेटल होगा। ठीक है, एक एलिमेंट होगा जो कि आएगा। ठीक है, इसको ये चीज़ पता था, लेकिन कौन सा एलिमेंट आएगा इसको नहीं, ये चीज़ वो चीज़ नहीं पता था। ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा था, एका एल्युमिनियम उस टाइम। ठीक है, तो ये कौन था, तो इसका इसका देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था मेंडलीव के द्वारा तो इस तरह का बनाया गया था। देखिए अल्मोनियम के बाद जगह छोड़ा गया है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में बनाया गया था वो जगह छोड़ा गया था, इस तरह का जगह छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया था कि अल्मोनियम के बाद काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से इनको पता लग गया कि कुछ ना कुछ यहाँ पे ये ये 27 होगा, 27 के बाद 88 आ रहा था। ठीक है, तो इसको लगा कि कुछ ना कुछ है यहाँ पे होना चाहिए जो कि छूट रहा है हमसे। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने गैप छोड़ा था और क्या आया, देखिए अल्मोनियम के बाद क्या आया, गैलियम आया। ठीक है, तो इसी का नाम गैलियम का पहले बोलते थे हम लोग क्या, एका एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये पूछा गया कि एका एल्युमिनियम किसको बोला जाता था, तो गैलियम का आंसर क्या हो जाएगा, एका एल्युमिनियम को गैलियम बोला जाता था। ठीक है, तो और भी है बहुत सारा नाम, जैसे एका बोरोन है तो इसको स्कैंडियम बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एका बोरोन देख लीजिए, बोरोन। ठीक है, ये ठीक है, एका बोरोन का क्या है, ये हो जाएगा स्कैंडियम। ठीक है, एका सिलिकन का है जर्मेनियम, एका मैग्नीज का है टेक्नेटियम। ठीक है, उसके बाद ट्राई मैग्नीज का है रेनियम, ट्राई टेलोरियम का है पोलोनियम, उसके बाद डेविकेजियम का फ्रांसियम और एका टेलेनियम का प्रोक्टो प्रोक्टीनियम। ठीक है, तो ये ज़्यादा, ये जो है तीन, गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। ठीक है, ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है? हीट, एंगुलर मोमेंटम, वर्क एंड टाइम। इनमें से कौन सा है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कर लिए होंगे आपने। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी समझते हैं आप। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की भी बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हीट की बात करते हैं तो हीट के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हीट के लिए क्या है, हीट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी। तो यही चीज़ बोल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटा विच मेजर्स द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को इसको नापने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 12 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पे होता है? ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम। दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मिनिमम एट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट और वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ मिनिमम एट। ठीक है, तो यहाँ से चार क्वेश्चन बनते हैं, चारों जो है आपको जानना जरूरी है। ठीक है,
तो डेंसिटी का उल्टा होगा वॉल्यूम। अगर आपको डेंसिटी पता है वाटर का कि मैक्सिमम कब होगा, तो आपको वॉल्यूम भी पता होगा। ठीक है, तो याद रखना है इसको। कैसे याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पे मैक्सिमम होता है। ठीक है तो ये देखिए, ये वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, ये डेंसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पे देखिएगा, डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री पे है। डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर यहीं पूछता कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो सबसे कम कब होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री पे। ठीक है, डेंसिटी अगर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन और किस तरह का पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है पहले इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करता है। इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए हुए रहते हैं कि पहले डिक्रीज़ करेगा फिर इंक्रीज़ करेगा, या पहले इंक्रीज़ करेगा फिर डिक्रीज़ करेगा, या कांस्टेंट रहेगा। तो ये देख लीजिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो पहले इंक्रीज़ करता है उसके बाद डिक्रीज़ करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद फिर 4 डिग्री के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो याद रखना है कि डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और वॉल्यूम जो है होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, द पीपल, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर को कौन इलेक्ट करता है। ठीक है, आपने आंसर कर लिया होगा, आप मिला लीजिए कि आपका सही हुआ या गलत हुआ। सुनिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वोट जो देते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जो पीपल हैं वो लोग ही लेजिस्लेटिव असेंबली को के पीपल को चुनते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग मेंबर बनते हैं वही चुनते हैं राज्यसभा के को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है हम लोग का राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए हम लोग का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हम लोगों ने जो एमएलए चुना था वही लोग राज्यसभा बनाएंगे। ठीक है, वही लोग इलेक्ट करके राज्यसभा बनाएंगे। तो क्या बोला है कि कौन इलेक्ट कर सकता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो एमएलएज होते हैं वही लोग, वही क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, द पब्लिक डज नॉट डायरेक्टली वोट फॉर राज्यसभा, इंस्टेड सिटीजन वोट फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हम लोगों ने एमएलए बनाया है हम लोग डायरेक्ट, उसके तो वही क्या करेंगे, राज्यसभा के मेंबर को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली, मेंबर ऑफ लेफ्ट असेंबली, मास्टर ऑफ लेफ्ट असेंबली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म। ठीक है, अब एमएलए पूछा गया तो एमपी भी याद रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ठीक है, अगला सुनिए, इफ ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट पीएच इज लाइकली टू बी 7, 9, 8 और 6। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में बदल दिया है, बताइए उसका पीएच क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन क्या हो सकता था कि इफ़ ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड देन इट इज़ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आपको अगर वो पता है तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है कौन, एसिड। ठीक है, एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, तो एसिड का पीएच कितना होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक 7 है, एक 9 है, एक 8 है और एक 6 है। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 7 होता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसका पीएच जो होता है वो 7 से छोटा होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए 7 से कम कौन है, 6 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो न्यूट्रल होता है एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है। ठीक है, ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, और रेड लिटमस जो है वैसा ही रह जाता है। उसके बाद करें बेस की बात करें तो बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। ठीक है, और यहाँ पे लिया हुआ है पीएच का जो वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे 7, 8, 7, 8, 6, 7, 8। तो यहाँ पे देखिए एसिडिक जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 0 से 7, 6 तक होता है, और 7 में न्यूट्रल होता है। उसके बाद अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक।
अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है यानी अल्कलाइन है, ठीक है, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, 7 से लेकर के 14 तक होगा, ठीक है। द वास्ट अमाउंट ऑफ सी वीड्स प्रेजेंट इन द ओशियन में प्रोड्यूस एन इनलेस सोर्स ऑफ मीथेन, ओशियन थर्मल एनर्जी, सी वेव्स एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ये बोला गया है कि अगर सी वेव्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं ओशियन में, तो कौन सा एनर्जी जो है हम लोग को मिलेगा, ठीक है। मीथेन मिलेगा, ओशियन थर्मल एनर्जी मिलेगा, सी वेव एनर्जी मिलेगा, या न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस होगा, कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो अगर सी वीड्स ज़्यादा होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या ये बोल सकते हैं ये सोर्स है किस चीज़ का, मीथेन का सोर्स है, ठीक है। सी वीड्स जो है मीथेन का सोर्स है। इन द रिएक्शन H2O प्लस Cl जो कि बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ऑक्सीजन, तो H2O जो है ये किसके तरफ बिहेव कर रहा है, एन एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या बेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो H2O2 है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बदल रहा है किसमें, HCl में, ठीक है। मैंने Cl का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। जब भी ऑक्सीजन अगर बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अगर छोड़ देता है, या ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 हो गया। तो ऑक्सीजन का जहाँ पे कमी हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और रिडक्शन को ही क्या बोलते हैं, अगर रिडक्शन होगा तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। रिडक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता तो ये होता ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन बोलेंगे। और इसका उल्टा होता है, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन ऐड होता तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट उल्टा है एजेंट, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा देखिए एक बार, H2O2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O जो होगा वो यहाँ पे ऑप्शन में गलत, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन रिलीज़ किया है, ऑक्सीजन रिलीज़ किया है तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे गलत, मेरे हिसाब से गलत है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है, ठीक, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन ये जो है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको प्लीज़, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोलॉजी डील्स विथ, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, बर्ड्स के बारे में बतलाता है, सेल फॉर्मेशन के बारे में बतलाता है, या फिर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट या टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो है ऑर्गेनिज्म का और उसका फिजिकल सराउंडिंग का जो रिलेशन बनता है उसी को इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बर्ड्स का स्टडी के बारे में क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि चलिए सेल का स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, है ना। टिश्यू का स्टडी को आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि टिश्यू का स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग यानी बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को इकोलॉजी बोलते हैं, है ना। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम लोग जानते हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किस किस का रिलेशन बताता है, पोजीशन और टाइम का, या पोजीशन ऑफ वेलोसिटी का, वेलोसिटी एंड टाइम का, या वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी एंड टाइम का, ठीक है। पहला जो इक्वेशन है वो है v=u+at, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी है, और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है, और ये टाइम है। तो किस किस का रिलेशन बताता है, वेलोसिटी और टाइम का।
उसी तरह जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अगर पूछता तो ये किस किस का रिलेशन बताता है, ये बतलाता है आपको डिस्टेंस का और टाइम का। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का बतलाता सेकंड इक्वेशन। थर्ड की बात करें तो पोजीशन, ये देखिए एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बोलिए या पोजीशन बोलिए, ये पोजीशन और वेलोसिटी का बतलाता। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता पोजीशन और आपका टाइम का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन और वेलोसिटी का। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट का जो वेलोसिटी है वैक्यूम में कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने बोला 3 लाख किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदल दिया तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, फील्ड मार्शल, सबसे पहले फील्ड मार्शल जो इंडिया के हैं वो कौन है। ठीक है, वेद्या के.एम. कैरिप्पा, सुंदर जी, या फिर मानेकशॉ जी। ठीक है, तो इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग का, ये वाला क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएंगे मानेकशॉ जी, SHFJ मानेकशॉ। हम लोग किस नाम से जानते हैं उनको, तो सैम बहादुर के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, जो इंडो पाक वॉर हुआ था इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनके लीडरशिप में हम लोग ये किए थे। ठीक है, जीते थे, तो इसलिए इनको इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट फील्ड मार्शल हुआ करते थे हम लोग के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सन रिसेंटली रोट एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक एस अगेंस्ट ऑड। ठीक है, किसकी बायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑल, साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, युवराज सिंह या सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, कौन से स्पोर्ट पर्सन की बायोग्राफी, एस अगेंस्ट ऑड जो है ये है सानिया मिर्ज़ा की। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड। उसके बाद बात करें साइना नेहवाल ने कौन सी बुक लिखी है, तो ये हो जाएगा प्लेइंग टू विन। ठीक है, अनिल कुंबले का जो है ये है वाइड एंगल। ठीक है, युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, साइना नेहवाल का याद रखना है प्लेइंग टू विन, अनिल कुंबले का रखना है वाइड एंगल याद, और युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और एस अगेंस्ट ऑड जो है ये सानिया मिर्ज़ा जी। विच इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, वीर चक्र, भरत भूषण, पद्मश्री। ठीक है, भारत रत्न, ये श्री नहीं होगा, पद्मश्री होगा। ठीक है, या भारत रत्न, इनमें से सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा अवार्ड है, ये हो जाएगा भारत रत्न। सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन वो है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। ठीक है, तो याद रखना है ये सीक्वेंस भी, भारत रत्न सबसे ऊपर है, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ये क्या है ट्रू, तो ये CGL के टियर 2 में आया था। ठीक है, तो बोला गया कि COP28 इज़ प्रपोज टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया। ठीक है, तो COP जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है ये 28वां जो है न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का जो UN फर्स्ट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। उसके बाद बोला गया ये पेरिस में हुआ था, पेरिस के फ्रांस के पेरिस में हुआ था। क्या ये कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी, यानी कि जो पहला UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1995 में हुआ था। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, ये हुआ था बर्लिन यानी जर्मनी में। ठीक है, उसके बाद बात करें रिसेंट की, बात करें कि COP30 जो है, अच्छा यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन 28 वाला पूछा गया था, लेकिन आपको रिसेंट जानना है इसलिए मैंने
COP30 कर दिया है। ठीक है, तो COP30 जो है ये वो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है बेलियम यानी ब्राज़ील में। ठीक है, बेलियम ब्राज़ील में हो रहा है, जो 2025 वाला होने वाला है। आगे देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDF? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? PDF का फुल फॉर्म क्या हो? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्लैंड? लीवर, किडनी, स्टमक या पेनक्रियाज? इनमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है? ठीक है, तो ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड एक तरह का क्या है, जो अपने अंदर से क्या किसी तरह का जूस, है ना, किसी तरह का कुछ सेक्रेशन करे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ निकाले उसको बोलते हैं, कुछ ना कुछ रिलीज करे उसको ग्लैंड बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, ना कि कोई चीज़ रिलीज़ करता है। जैसे लीवर की बात करें, ये ग्लैंड है, स्टमक ग्लैंड है, पेनक्रियाज ग्लैंड है। ठीक है, आप ये याद कीजिए कि स्टमक से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, वो रिलीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज़ करता है। पेनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है। ठीक है, बात करें बाइल जूस जो है वो, ठीक है, लीवर में प्रोड्यूस होता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये सारे ग्लैंड है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन किडनी जो है वो क्या काम करता है, हमारा जो फ्लूइड है, हार्मोन्स है, सॉरी, फ्लूइड है, जो हम लोग का ब्लड है उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बोला है, ग्लैंड क्या होता है, दैट सिक्रीट सब्सटेंस लाइक हार्मोन सिक्रीट कर दिया, एंजाइम सिक्रीट कर दिया, या कोई अदर फ्लूइड जो सिक्रीट करता है, रिलीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा सही नहीं है? Wheat is grown in Punjab, tea is produced in Assam, coffee is grown in Karnataka, saffron is produced in हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इन चारों को देख करके ये बता सकते हैं कि चलिए, वीट तो पंजाब में ग्रो करता है, टी जो है आसाम में, कॉफ़ी जो है कर्नाटका में। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है यही माने कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, क्योंकि हमको गलत पकड़ना है, इसलिए हमको फोर्थ नंबर ऑप्शन में टिक मारना पड़ेगा। जबकि क्या है, फोर्थ भी कुछ हद तक सही है, क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी सेफ्रॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन उतना मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, जितना मात्रा में सेफ्रॉन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा कुछ पार्ट में होता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, मेनली जो सेफ्रॉन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, लेकिन हिमाचल में भी होता है, ये भी याद रखना है आपको। A joint sitting of both houses of parliament under Article 108 of the Constitution is summoned by the President, the Speaker of the Lok Sabha, the Prime Minister, Chairman of Rajya Sabha। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जॉइंट सिटिंग जो होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 108। ठीक है, अब जॉइंट सिटिंग जो होगा वो किसके द्वारा समन किया जाएगा, यानी बुलावा किया जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट बुलावा करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो याद रखना है, जॉइंट सिटिंग जो होता है वो किसके समन पे होता है, तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट के समन पे। ठीक है, अगला, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज। इंडियन आर्म फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस मिनिस्टर? ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स के सुप्रीम जो कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? ठीक है, तो ये होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलती से भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो आर्म फोर्सेस के कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। जैसे कि आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, तीनों का जो सुप्रीम कमांडर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? ठीक है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसका जो कैपिटल्स है वो बहुतों को कन्फ्यूज करता है। ठीक है, कोहिमा है, इम्फाल है, गुवाहाटी है, शिलोंग है। ठीक है, मणिपुर का कैपिटल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल। इम्फाल का जो कहाँ क्या है कैपिटल, सॉरी, मणिपुर का कैपिटल कहाँ है, इम्फाल है। ठीक है, उसके बाद बात करें कोहिमा जो कैपिटल है वो नागालैंड का है,
गुवाहाटी किसी का नहीं है, क्योंकि हम गुवाहाटी जो है वो आसाम में पड़ता है, लेकिन कैपिटल जो है वो एक्चुअली दिसपुर पड़ता है। ठीक है, गुवाहाटी का दिसपुर है। बात करें शिलोंग किसका कैपिटल है, तो ये हो जाएगा मेघालय का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉर्डर लाइन एलिमेंट, बोरोन, सिलिकॉन, पोलोनियम या बिस्मथ। इनमें से कौन सा है जो कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो है बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ जो है ये एंटीमनी के बाद जो बिस्मथ है ये क्या है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है। बॉर्डर लाइन एलिमेंट का मतलब क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट ऑल्सो कॉल्ड मेटोलॉइड, जिसको हम लोग मेटोलॉइड बोल सकते हैं, इज एन एलिमेंट दैट हैज़ बोथ। मेटोलॉइड किसको बोलते हैं, जो मेटल का भी प्रॉपर्टीज रखता हो और नॉन मेटल का भी रखता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि इनमें से कौन सा बॉर्डर लाइन नहीं है, तो बिस्मथ इज क्लासिफाइड एज मेटल। बिस्मथ क्या है, मेटल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, याद रखना है, बिस्मथ जो है मेटल की कैटेगरी में। बाकी देखिए बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसके बाद एंटीमनी है, टेलोनियम है, ये सारे किस में आते हैं, ये मेटोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो बिस्मथ जो हो गया ये आपका मेटल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, स्टील, सिल्वर या निकल। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट बनता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, टंगस्टन का, स्टील का, सिल्वर का या निकल का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए हार्मोन। इनमें से कौन सा है जो हार्मोन का नाम है, एस्पिरिन, एलसीडी, कॉर्टेक्स या इंसुलिन। ठीक है, इनमें से कौन से हार्मोन का नाम है। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज रिलीज करता है, तो वो एक तरह का क्या होगा, हार्मोन है, हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, हार्मोन, इंसुलिन जो है एक तरह का हार्मोन है जो किसके द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है, और जो एक्चुअली हम लोग का जो ब्लड शुगर लेवल है ना इसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। ठीक है, एस्पिरिन तो एक दवाई ये है। ठीक है, आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्ट्रांगली अपोज टू द आइडिया ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया, बी आर अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर नन। इनमें से कौन थे जो स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे, हम लोग यहाँ जो पंचायत राज सिस्टम चल रहा है उसके अपोज कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो अपोज कर रहे थे पंचायत राज सिस्टम का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, विच इज स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन platyhelminthes that act like kidney our removing waste material through filtration, फैट सेल, फ्लेम सेल, स्टेम सेल या स्पोन सेल। तो बोला गया कि हम लोगों का एक इस एक्सक्रीटरी सेल, स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल है जो कि कहाँ पाया जाता है, प्लेमेंथीज में। ठीक है, जो एक्ट करता है किडनी की तरह और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो कौन सा ऐसा एक्सक्रीटरी सेल है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लेम सेल। ठीक है, फ्लेम सेल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक्ट करता है किसके तरह, किडनी की तरह, और हमारा वेस्ट को रिमूव करता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं 40 क्वेश्चन में आपने ज़्यादातर क्वेश्चंस किए होंगे। अगर नहीं किया है तो अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कौन को। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।